नहीं, रिया को ऐसे छोड़ा तो वह मर जाएगी। माफ कीजिए, लेकिन एक नाबालिग बच्ची का अभिभावक नहीं बन सकता। सर्जरी के लिए एक वयस्क अभिभावक का होना जरूरी है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पिता नहीं हैं और माँ रात भर काम करती हैं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट राजवीर खन्ना की सांसें जैसे रुक सी गईं। 6 साल बाद वह अपने बेटे और बेटी को देख रहा था। उन्हें इमरजेंसी रूम के बाहर इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा था क्योंकि उनका कोई अभिभावक नहीं था। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी अपनी पूर्व पत्नी को सौंपकर राजवीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सुना था कि वह मिलना नहीं चाहती, लेकिन यह सब क्या हो रहा था? राजवीर की सांसें तेज हो गईं। उसने सुना था कि वे किसी और के साथ खुशी से रह रहे हैं। तो फिर बच्चों का पिता कहाँ है? और वे अकेले अस्पताल में क्यों हैं? वह हर महीने बिना नागा नम्मे खून बेचता था, तो फिर उनकी माँ को रात भर काम करने की क्या जरूरत थी? उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। हम प्रार्थना करेंगे कि उस जगह पर आपको ढेर सारी खुशियां मिलें। एक बड़े अस्पताल के लॉबी में संगमरमर के फर्श पर राजवीर के जूतों की आवाज गूंज रही थी। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उसकी चाल हमेशा की तरह तेज थी। आज भी वह समय से जूझ रहा था। एक सहयोगी कंपनी का सीईओ अस्पताल में भर्ती था और वह बस एक औपचारिक मुलाकात के लिए आया था। कस्टम मेड सूट जिसमें एक भी सिलवट नहीं थी, कलाई पर चमकती लाखों की घड़ी और करीने से संवारे हुए बाल। बाहर से वह सफलता की जीती जागती मिसाल था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। वह एक रोबोट की तरह अपने अगले काम को पूरा करने के लिए बढ़ रहा था। लॉबी पार करके जब वह लिफ्ट की ओर बढ़ा, तभी एक आवाज आई, इमरजेंसी मरीज है, रास्ता दीजिए। स्ट्रेचर के पहियों की तेज आवाज के साथ ऑटोमेटिक दरवाजे खुले। राजवीर सहज रूप से एक तरफ हट गया, लेकिन तभी उसकी नजर स्ट्रेचर पर टिक गई। उस पर 2 बच्चे लेटे थे। 14 साल का लड़का जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़े हुए था। 11 साल की लड़की ने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और हाफ रही थी। उनके साथ कोई अभिभावक नहीं था। दोनों बच्चे एक दूसरे का सहारा बने इमरजेंसी रूम की ओर जा रहे थे। राजवीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। रोहन और रिया, 6 साल पहले उसने जिन बच्चों को छोड़ा था, इतना समय बीतने के बाद भी वह उन्हें एक नज़र में पहचान गया। रोहन के चेहरे पर बचपन की झलक बाकी थी। रिया के मुरझाए चेहरे पर उसे उसकी बचपन की मुस्कान दिख रही थी। ये यादें राजवीर के सीने में चुभ गईं। उसके पैर अपने आप चल पड़े। उसके महंगे जूते अब फर्श पर फिसलते हुए इमरजेंसी रूम की ओर दौड़ रहे थे। 1 मिनट रुकिए, वो बच्चे। एक नर्स ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। क्या आप उनके अभिभावक हैं? इस एक सवाल पर राजवीर का गला सूख गया। अभिभावक? क्या वह इस लायक था? 6 साल तक उसने बच्चों से मुलाकात नहीं की, बस उनके खाते में पैसे भेजता रहा। वह हकला रहा था, तभी रोहन इमरजेंसी रूम के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। लड़के ने राजवीर को नहीं पहचाना, वह बस अपनी बहन का हाथ थामे हुए था। राजवीर ने अपना फोन निकाला। कांपते हाथों से उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर ढूंढे। हॉस्पिटल डायरेक्टर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हेड, वीआईपी स्टाफ। उसने जो रिश्ते बनाए थे वे ऐसे ही समय के लिए तो थे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, तुरंत इमरजेंसी रूम में आओ, एक जरूरी मरीज है। उसकी आवाज शांत थी, पर माथे पर पसीना था। सारे बिल पहले ही चुका दो। पैसे की कोई बात नहीं, उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। फोन काटने के बाद भी राजवीर इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर खड़ा रहा। कांच के दरवाजे के पार डॉक्टर और नर्स भाग दौड़ कर रहे थे। रिया के छोटे से शरीर से कई मशीनें जुड़ी हुई थीं। तभी रोहन बाहर आया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वह फोन पर किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। माँ, फोन उठाओ, रिया बीमार है। यह देखकर राजवीर का दिल टूट गया।
बच्चे अकेले ही इस हालात का सामना कर रहे थे। बच्चों की माँ कहाँ है? राजवीर के मुंह से चिंता के बजाय गुस्सा निकला। शायद यह गुस्सा प्रिया पर था या शायद खुद पर। उसी पाल रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजनबी के लिए संदेह था। राजवीर की नजरें उससे मिलीं, लेकिन लड़के ने उसे नहीं पहचाना। उसके लिए राजवीर बस एक शोर मचाने वाला आदमी था। राजवीर धीरे धीरे पीछे हट गया। उसे खुद से नफरत हो रही थी। 6 साल। इस दौरान वह किस चीज के लिए जिया था? बड़े कॉन्ट्रैक्ट, ऊंचे पद और ज्यादा पहचान। इन चीजों के पीछे भागते हुए उसने उन चीजों को खो दिया था जिनकी उसे सच में हिफाजत करनी थी। अस्पताल के कॉरिडोर की ठंडी रोशनी उसके सिर पर पड़ रही थी। उसके चमकते जूते अब भारी लग रहे थे और टाई उसका गला घोंट रही थी। सफलता के नाम की जेल में खुद को कैद करने वाला राजवीर इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर बस खड़ा रह गया। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने राजवीर को अपने कमरे में बुलाया। सफेद कोट पहने डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। वह धीरे धीरे चार्ट के पन्ने पलट रहा था। राजवीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी कटघरे में खड़ा हो। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। डॉक्टर ने धीरे से बोलना शुरू किया। फिलहाल हमने सबसे बड़ी मुश्किल को टाल दिया है। लेकिन शब्द राजवीर के दिल को निचोड़ रहा था। डॉक्टर कुछ पाल रुका और राजवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में मेडिकल जांच से परे कुछ और था। रिया की हालत लंबे समय से खराब हो रही है। उसमें कुपोषण के लक्षण हैं और सांस की बीमारी के बार बार होने के निशान भी हैं। रोहन के साथ भी यही है। ये बच्चे बढ़ रही उम्र में हैं, लेकिन उन्हें सही पोषण नहीं मिला। राजवीर के हाथ कांप रहे थे। उसे हर महीने भेजे गए पैसे याद आए। क्या वह पैसा सच में बच्चों तक पहुंचा था, या वह ये सोचकर कितना बड़ा मूर्ख था कि सिर्फ पैसा भेजना काफी है? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर खन्ना, मैंने अपने करियर में बहुत से बच्चे देखे हैं, लेकिन सिर्फ इस तरह के इलाज से बच्चे ठीक नहीं हो सकते। राजवीर ने सिर उठाया। डॉक्टर की आंखें दृढ़ थीं। दवाइयाँ, इलाज, सर्जरी, ये सब सिर्फ आधा काम है। असली चीज है बच्चे के साथ रहने वाला अभिभावक। कोई जो उसे गर्म खाना खिलाए, बीमार होने पर उसका हाथ थामे और मुश्किल में उसे गले लगाए, और रहने का माहौल। ये इलाज का बाकी आधा हिस्सा है। डॉक्टर की हर बात राजवीर के सीने में कील की तरह चुभ रही थी। रिया की सांस की बीमारी का संबंध उसके घर के माहौल से भी हो सकता है। अगर घर में सीलन और फफूंद है तो चाहे कितना भी इलाज करा लें, ये बार बार होता रहेगा। डॉक्टर थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर बोला, दोनों बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत थके हुए हैं, खासकर रोहन। वह अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है। एक बड़े की भूमिका निभाते निभाते उसे खुद देखभाल नहीं मिली। राजवीर कुछ नहीं बोल सका। उसका ग्लास सूख रहा था। सफलता के नाम पर छिपी उसकी जिंदगी की सच्चाई आज उसके सामने थी। डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठा। अभी भी देर नहीं हुई है। बच्चों को माता पिता की जरूरत है, परफेक्ट माता पिता की नहीं, बस किसी ऐसे की जो उनके साथ हो। यहीं से शुरुआत कीजिए। कमरे से बाहर आकर राजवीर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां धुंधली लग रही थी। उसने अब तक किस चीज की हिफाजत की थी? कंपनी में पद, बैंक बैलेंस, दूसरों की तारीफ। क्या उसने सोचा था कि इन चीजों से वह अपनी खाली जगह भर सकता है? उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। सेक्रेटरी का मैसेज था। दोपहर 12 बजे बोर्ड मीटिंग, 9 बजे विदेशी क्लाइंट से मीटिंग, 22 बजे डिनर। एक समय था जब यह शेड्यूल उसे अपनी कीमत का सबूत लगता था, लेकिन आज उसे यह सब कितना बेमतलब लग रहा था। अस्पताल के कमरे की खिड़की से रिया दिखाई दे रही थी। ऑक्सीजन मास्क लगाए सोता हुआ उसका चेहरा बहुत पीला था। उसके बगल में रोहन अपनी बहन का हाथ थामे बैठा था, एक 14 साल का लड़का जो अभिभावक की जगह ले रहा था। राजवीर की आंखें भर आईं। पैसे और पद से वह जिस कमी को छिपा रहा था वह थी पिता की खाली जगह। 6 साल तक इस जगह को खाली छोड़कर भागने का नतीजा कोई सम्मान नहीं, बल्कि गहरे जख्म थे। कॉरिडोर के आखिर में इमरजेंसी एग्जिट का हरा निशान चमक रहा था। वह रोशनी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखाती थी।
आज उसे वहीं रोके हुए थी। अब भागने की कोई जगह नहीं थी और न ही उसे भागना चाहिए था। मैंने अब तक किस चीज की हिफाजत की? यह सवाल राजवीर के दिमाग में गूंजता रहा। अस्पताल से मिले कागजों पर बच्चों का पता लिखा था। राजवीर ने उसे कई बार पढ़ा। हर अक्षर उसे चुभ रहा था। जब कार एक तंग गली में घुसी तो राजवीर का दम घुटने लगा। अंधेरी गली, टूटी दीवारें, जगह जगह कूड़े के ढेर। क्या यह सच में वह जगह थी जहां उसके बच्चे रहते थे? सर, यहीं उतार दूं? ड्राइवर के पूछने पर राजवीर ने मुश्किल से सिर हिलाया। उसके कदम भारी थे। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सीलन और फफूंद की तेज गंध आ रही थी। दरवाजे के सामने पहुंचकर वह और भी निराश हो गया। जंग लगा लेटर बॉक्स, टूटी टाइलें, फटी दीवारें। राजवीर ने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पर हिम्मत नहीं हुई। कौन है? बगल के दरवाजे से एक अधेड़ उम्र की महिला ने झांका। उसकी आंखों में शक था। मैं रोहन और रिया का पिता हूं। यह कहते हुए राजवीर को अपनी आवाज कितनी खोखली लगी। पिता? क्या वह इस लायक था? महिला के चेहरे पर मिले जुले भाव आए। बच्चों की माँ, वह होटल में सफाई करती है, फिर कैब चलाती है और कभी कभी इवेंट्स में भी काम करती है। रात रात भर बाहर रहती है। बेचारी। बच्चे ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, महिला ने आहा भरते हुए कहा। लेकिन वह बहुत मेहनत करती है। सुबह 4 बजे निकलती है और आधी रात को लौटती है। एक एक पैसा बचाने के लिए दिन रात काम करती है। वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही है। राजवीर का दिल टूट गया। प्रिया इस तरह जी रही थी। एक समय था जब वह उसके साथ सपने देखती थी और आज वह अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। घर के अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। दीवारों पर काली फफूंद, खिड़की के नीचे सीलन के धब्बे और एक पुराना हीटर। रसोई में सिर्फ नूडल्स के पैकेट पड़े थे। राजवीर दीवार के सहारे खड़ा हो गया और आंखें बंद कर लीं। उसे 6 साल पहले की याद आई। एक आलीशान होटल का लाउंज, शैंपेन का गिलास, हाथ में लिए निवेशक, सिमरन मल्होत्रा। उसके लाल होंठ हिले। राजवीर जी, आप इससे कहीं ज्यादा बड़े इंसान बन सकते हैं। उस औरत और बच्चों के बोझ में क्यों फंसे हैं? मेरे साथ आकर आप आसमान छू सकते हैं। उस दिन राजवीर का मन डोल गया था। ज्यादा सफलता, ऊंचा पद और ज्यादा पहचान। उसने मान लिया था कि ये चीजें परिवार से ज्यादा जरूरी हैं। बिजनेस में कुर्बानी देनी पड़ती है। राजवीर जी, अब आपको चुनना होगा। परिवार का बोझ उठाना है या आजादी से उड़ना है। सिमरन की मीठी बातों में राजवीर फिसल गया। उसने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। प्रिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजवीर ने मुंह फेर लिया। माफ करना, लेकिन यह हम सब के लिए बेहतर है। जब मैं और सफल हो जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे भेजूंगा। तुम और बच्चे आराम से रहना। ये एक झूठ था। ये सबके लिए नहीं, सिर्फ उसके अपने लिए था। बच्चों की पुरानी मेज देखकर राजवीर घुटनों पर बैठ गया। मेज पर किताबें और पेंसिलें करीने से रखी थीं। मुश्किल हालात में भी वे पढ़ना नहीं छोड़ना चाहते थे। दीवार पर एक पारिवारिक तस्वीर टंगी थी, 6 साल पुरानी, जब वे साथ थे। राजवीर ने कांपते हाथों से उस तस्वीर को छुआ। उस दिन सिमरन की बातों में आकर उसने अपना परिवार छोड़ दिया था और आज वह अपने उस फैसले की कीमत चुका रहा था। जैसे ही राजवीर कार में बैठा, उसका फोन बजा। अस्पताल से कॉल थी। मिस्टर खन्ना, रिया की हालत अचानक बिगड़ रही है। उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। आपको तुरंत आना होगा। उसका दिल डूब गया। उसने ड्राइवर पर चिल्लाया, अस्पताल चलो अभी। इमरजेंसी रूम पहुंचने पर वहां तनाव का माहौल था। रोहन दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह फोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। माँ, प्लीज फोन उठाओ। उसकी आवाज़ें कांप रही थी। तभी कमरे के अंदर से आवाज आए, ऑक्सीजन लेवल तामुबाई और गिर रहा है, आगे की तैयारी करो। रोहन के चेहरे का रंग उठ गया। एक नर्स बाहर आए। अभिभावक हैं कोई? हमें तुरंत कुछ टेस्ट करने हैं जिसके लिए सहमति चाहिए। रोहन आगे बढ़ा। मैं उसका भाई हूं। नाबालिग नहीं चल सकता। वयस्क अभिभावक चाहिए। माँ से बात नहीं हो पा रही।
अगर रिया को कुछ हो गया तो। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। राजवीर आगे बढ़ना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उसका पिता हूं, ये शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह इस लायक नहीं था। तभी राजवीर का वीआईपी स्टाफ से फोन आया। वह एक कोने में गया। हेलो, रिया की क्या हालत है? सर, ऑक्सीजन लेवल स्थिर नहीं है। हमें आगे की जांच के लिए अभिभावक की सहमति चाहिए। मैंने कहा ना, सारे खर्च की गारंटी मैं लेता हूं। सबसे अच्छी टीम लगाओ अभी। लेकिन सर, कानूनी तौर पर मेरे नाम पर गारंटी लिखो। एक एक सेकंड कीमती है। जब वह मुड़ा तो रोहन उसे देख रहा था। अंकल, क्या आप रिया को बचा रहे हैं अंकल? ये शब्द राजवीर के दिल में तीर की तरह लगा। पिता नहीं अंकल, ये दूरी उसने खुद बनाई थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? वाह, वह शायद काम पर होंगी। आज वह कैब भी चलाने वाली थी। रोहन की आवाज धीमी हो गई। तभी लॉबी से तेज कदमों की आवाज आई। रोहन, रिया कैसी है? वह प्रिया थी। बिखरे बाल, होटल की यूनिफॉर्म पर एक कोट। वह हाफ रही थी। माँ। रोहन दौड़कर प्रिया से लिपट गया। माफ करना बेटा, मेरा फोन लॉकर में था। और प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नर्स पास आई। आप अभिभावक हैं, आईडी दिखाइए। प्रिया कांपते हाथों से अपना पर्स ढूंढने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में पर्स जमीन पर गिर गया और सिक्के बिखर गए। माफ कीजिए, मैं। राजवीर ने झुककर पर्स उठाया। दोनों के हाथ एक दूसरे को छू गए। प्रिया ने सिर उठाया और राजवीर को देखा। समय जैसे थम गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। राजवीर कुछ नहीं बोल सका। उसने पर्स प्रिया के हाथ में थमा दिया और पीछे हट गया। नर्स के कहने पर प्रिया ने जल्दी से फॉर्म पर साइन किए, लेकिन वह लगातार राजवीर को देख रही थी। रोहन भी हैरान था। रिया को जांच के लिए ले जाया गया। कॉरिडोर में सिर्फ प्रिया, रोहन और कुछ दूरी पर राजवीर रह गए। प्रिया एक बेंच पर बैठ गई। रोहन माँ की पीठ सहला रहा था। चिंता मत करो माँ, रिया ठीक हो जाएगी। एक 14 साल का बच्चा अपनी माँ को हिम्मत दे रहा था। राजवीर यह सब दूर से देख रहा था। वह पास नहीं जा सकता था। उसके पास इसका कोई हक नहीं था। जांच का नतीजा आ गया। डॉक्टर ने प्रिया को समझाया, खतरे की बात टाल गई है, लेकिन कम से कम एक हफ्ता अस्पताल में रहना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया। अस्पताल के बिल का क्या? उसकी चिंता मत कीजिए, किसी ने पहले ही भुगतान कर दिया है, डॉक्टर ने कहा। प्रिया की नज़र कॉरिडोर के आखिर में खड़े राजवीर पर पड़ी। राजवीर ने मुंह फेर लिया। रिया को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। रोहन उसके पास बैठा था और प्रिया खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। राजवीर दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह अंदर जाना चाहता था, पर उसके पैर जम गए थे। तभी रोहन की आवाज आई, माँ व अंकल, आप उन्हें जानती हैं? प्रिया मूडी, मुझे पता है माँ। जब आपने उन्हें देखा और जब उन्होंने आपको देखा, मुझे पता है। रोहन की आवाज कांप रही थी। वो हमारे पापा हैं, है ना? इस सवाल पर कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। राजवीर ने सांस रोक ली। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, रोहन ने कहा। हमें उनकी जरूरत नहीं थी। हम तीनों एक साथ ठीक थे। ये बात राजवीर के दिल में चुभ गए। कुछ देर बाद प्रिया बाहर आई। तुमने सुन लिया? माफ करना, माफी मत मांगो, इससे कुछ नहीं बदलेगा, प्रिया ने कहा। बिल मैं चुका दूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। बात वो नहीं है तो क्या है? अचानक ज़मीर जाग गया या हम पर तरस आ गया? प्रिया की आवाज में गुस्सा था। तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं थी, बच्चों को थी। 6 साल पहले भी और आज भी। यह कहकर प्रिया कमरे में चली गई। राजवीर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। रिया जाग रही थी। उसने राजवीर को देखा और डर कर चादर से खुद को ढक लिया। उसकी आंखों में एक अजनबी के लिए डर था। रिया, डरो मत, ये। प्रिया कुछ कहती, उससे पहले रोहन राजवीर के सामने आकर खड़ा हो गया। रिया डर रही है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखें दृढ़ थीं। उसके लिए आप सिर्फ एक अजनबी अंकल हैं। राजवीर कुछ नहीं बोल सका।
रोहन, मैं, जाइए। रोहन ने उसकी बात काट दी। आप इतने सालों तक नहीं आए, अब यहाँ क्या करने आए हैं? राजवीर एक कदम पीछे हटा। उसे चले जाना चाहिए था। बच्चे यही चाहते थे, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंज रही थी। अभी भी देर नहीं हुई है। उसने रोहन के झुके हुए कंधे देखे। उसने रिया का डरा हुआ चेहरा देखा। अगर आज वह चला गया तो वह हमेशा के लिए यह हक खो देगा। तभी प्रिया का फोन बजा। कुछ देर बाद वह परेशान होकर बाहर आई। रोहन, माँ को होटल से बुलाया है, बस अभी आती हूँ। अगर नहीं गई तो नौकरी चली जाएगी। माँ, अभी जाना जरूरी है। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। प्रिया तेजी से कॉरिडोर से गुजरी, राजवीर को नजरअंदाज करते हुए। राजवीर को वह चौल वाला घर याद आ गया। दीवारों पर फफूंद, रसोई में नूडल्स। उसने हर महीने नम्बे खम भेजे थे, तो फिर वे ऐसी हालत में क्यों थे? उसने अपना बैंक ऐप खोला। हर महीने की हाईमुलम तारीख को पैसे भेजे गए थे, लेकिन पाने वाले का नाम प्रिया शर्मा नहीं था, सिमरन मल्होत्रा। राजवीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसे सिमरन की बात याद आई। राजवीर जी, मैं सब संभाल लूंगी। आप पैसे मेरे अकाउंट में भेज दीजिए, मैं उन्हें पहुंचा दूंगी। आप दोनों के लिए बार बार बात करना ठीक नहीं है। उस समय उसे यह आसान लगा था, लेकिन क्या वह पैसा कभी प्रिया तक पहुंचा? राजवीर ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रोहन ने उसे घूर कर देखा। राजवीर अंदर आया। माँ काम पर गई हैं, है ना? हाँ। कब तक आएंगी? पता नहीं, शायद सुबह तक। तो तब तक रिया के पास कौन रहेगा? मैं, रोहन ने कहा। राजवीर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ तुम्हारी जगह अभिभावक बनकर? रोहन चुप रहा। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं बाहर कॉरिडोर में बैठ जाऊंगा, बस जरूरत पड़ने पर बुला लेना। राजवीर बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। एक हफ्ते के लिए मेरे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। सर, कल बोर्ड मीटिंग है, उसे भी आगे बढ़ा दो। मुझे अभी एक ज्यादा जरूरी काम है। फिर उसने घर की मरम्मत करने वालों को फोन किया। कल सुबह तक उस घर की फफूंद और सीलन पूरी तरह ठीक हो जानी चाहिए। पैसा जितना लगे लगा देना। अब कॉरिडोर में शांति थी। अंदर से रोहन के रिया को कहानी सुनाने की धीमी आवाज आ रही थी। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन अभी वह सिर्फ एक ही काम कर सकता था, यहाँ इस जगह पर डटे रहना। अगली सुबह राजवीर ने अपनी कंपनी के एक मैनेजर को फोन किया। मुझे सिमरन मल्होत्रा से जुड़े मेरे सारे पर्सनल रिकॉर्ड चाहिए, खासकर पिछले 6 साल के। 1 घंटे बाद ईमेल आया। राजवीर ने अटैचमेंट खोला और उसकी सांसें रुक गईं। हर महीने नम्बे खम सिमरन के खाते में गए थे, लेकिन सिमरन के खाते से प्रिया को एक भी पैसा नहीं भेजा गया था। 6 साल में एक बार भी नहीं। यही नहीं, प्रिया के भेजे हुए मैसेज भी थे जो कंपनी के सर्वर पर सेव थे। रोहन का स्कूल में फंक्शन है, क्या तुम आ सकते हो? रिया ने ड्राइंग कंपटीशन में प्राइज जीता है, बच्चे पापा को याद कर रहे हैं। राजवीर ने ये मैसेज कभी नहीं देखे थे। सिमरन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था और राजवीर को बताया था, प्रिया मिलना नहीं चाहती। बच्चे भी तुम्हारी बात सुनकर चिढ़ते हैं, वह दोबारा शादी करने वाली है। सब झूठा। राजवीर ने सिमरन को फोन किया। 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचो, नहीं तो मैं खुद आऊंगा। 1 घंटे बाद सिमरन अस्पताल में थी। इतनी सुबह क्या बात है? चाइल्ड सपोर्ट के पैसे, राजवीर ने कहा। 6 साल तक मैंने जो पैसे भेजे, वे कहाँ गए? सिमरन का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे खाते से तुम्हारे खाते में हर महीने नम्बे खम गए, और प्रिया के मैसेज भी तुमने ही रोके थे। ये सब मैंने आपके लिए किया, सिमरन ने कहा। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने अतीत में फंस कर रह जाएं। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? राजवीर गुस्से में बोला। निकल जाओ यहां से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सिमरन के जाने के बाद प्रिया बाहर आई। राजवीर ने उसे सब कुछ बताया। तो? प्रिया ने ठंडा सा जवाब दिया।
गलती उस औरत की है या तुम्हारी? राजवीर चुप हो गया। अगर उसने तुम्हें झूठ बोला तो क्या इससे ये सही हो जाता है कि तुमने 6 साल तक बच्चों की शक्ल नहीं देखी? अगर उसने पैसे चुराए तो क्या इससे तुम्हारा पिता न होने का फर्ज माफ हो जाता है? उसने मुझसे कहा था कि तुम लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। यह बहाना है। प्रिया की आंखों में आंसू थे। अगर तुम सच में बच्चों से मिलना चाहते तो तुम खुद आते। एक बार तो आते। लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि यह तुम्हारे लिए आसान था। तुम्हें बिना किसी अपराध बोध के अपनी नई जिंदगी जीनी थी। गलती उस औरत ने नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी ने पैदा की है। यह कहकर प्रिया कमरे में चली गई। राजवीर दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। सिमरन का झूठ सामने आ गया था, लेकिन असली समस्या सिमरन नहीं थी, वह खुद था जिसने सच जानने की कोशिश नहीं की, जिसने एक आसान झूठ पर यकीन कर लिया, जिसने 6 साल तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह सब उसका अपना चुनाव था। उस दोपहर सिमरन का फोन आया। राजवीर ने नहीं उठाया। तीसरी बार जब फोन बजा तो उसने उठाया। राजवीर, होश में आओ, कंपनी में हंगामा मचा हुआ है। तुम्हारे बिना सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट रुके हुए हैं। तो रुकने दो। पागल हो गए हो? जिस कुर्सी के लिए तुमने तलाक तक ले लिया उसे ऐसे ही जाने दोगे? वाह, मेरी गलती थी, राजवीर ने शांति से कहा। तुम्हें चुनना होगा, सिमरन ने कहा, कंपनी या बच्चे? राजवीर ने एक पल के लिए सोचा। पहले होता तो वह दुविधा में पड़ जाता, लेकिन अब नहीं। बच्चे, उसने दृढ़ता से कहा। मैं अपने बच्चों को दोबारा नहीं खो सकता। उसने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। जब वह मुड़ा तो रोहन उसे देख रहा था। आप कंपनी नहीं जाएंगे? नहीं, अभी यह जगह ज्यादा जरूरी है। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर कमरे में चला गया। शाम को प्रिया लौटी। खाना खाया? उसने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी ठंडक थी, पर थोड़ी चिंता भी थी। जाकर खा लीजिए, मैं यहां हूं। राजवीर ने जल्दी से खाना खाया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। आधी रात को कमरे से अलार्म की आवाज आई। राजवीर तुरंत उठकर भागा। अंदर नर्सें भाग रही थी। रिया बिस्तर पर हाफ रही थी। ऑक्सीजन लेवल तामुई गिर रहा है। रोहन और प्रिया डरे हुए थे। डॉक्टर भागता हुआ आया। हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। सर्जरी? हाँ, फेफड़ों का एक हिस्सा निकालना होगा। हमें 12 मिनट के अंदर फैसला लेना होगा। प्रिया कांपते हाथों से पेन पकड़े हुए थी, पर साइन नहीं कर पा रही थी। माँ, रोहन बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजवीर की तरफ देखा। आप इतने देर से क्यों आए? जब रिया बीमार नहीं थी, जब माँ इतनी परेशान नहीं थी, आप क्यों नहीं आए? रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। राजवीर कुछ नहीं बोल सका। तभी उसके दूसरे फोन पर, जो इमरजेंसी के लिए था, एक मैसेज आया। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग। आपकी गैर मौजूदगी में आपको पद से हटाने का फैसला लिया जाएगा। राजवीर ने मैसेज देखा। उसकी 6 साल की मेहनत, उसका पद, सब कुछ दाम पर था। उसने सेक्रेटरी को जवाब भेजा। मैं नहीं आऊंगा, जो करना है कर लो। उसने प्रिया की तरफ देखा। मैं भी साइन करूंगा। प्रिया ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। तुम कौन होते हो? पिता? राजवीर की आवाज कंप गई। देर हो गई, लेकिन मैं रिया का पिता हूं। ये बोझ अकेले मत उठाओ, साथ में उठाते हैं। दोनों ने एक साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सर्जरी रूम की लाल बत्ती जल रही थी। राजवीर, प्रिया और रोहन बाहर इंतजार कर रहे थे। लंबा भारी सन्नाटा। राजवीर को याद आया कि कैसे उसने बचपन में रोहन को साइकिल चलाना सिखाया था, कैसे उसने रिया को बुरे सपनों से बचाया था। उसने तब उनका हाथ थामा था, लेकिन फिर उसने खुद ही उनका हाथ छोड़ दिया। मैं अकेला भी बच्चों को पाल सकती थी, प्रिया ने कहा, लेकिन बच्चों को माँ और बाप दोनों की जरूरत थी। सुबह 6 बजे सर्जरी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सफल रही। प्रिया राजवीर के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। राजवीर ने रोते हुए रोहन को गले लगा लिया। कुछ देर बाद राजवीर ने अपनी कंपनी के लीगल हेड को फोन किया। मेरे सारे वोटिंग अधिकार अगले 3 साल के लिए फ्रीज कर दो।
मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करूँगा ताकि शाम को बच्चों के साथ घर आ सकूं। फिर वह अस्पताल के ऑफिस गया और प्रिया के साथ मिलकर संयुक्त अभिभावक के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। 6 साल में पहली बार वे माता पिता के रूप में एक साथ खड़े थे। जब वे रिया के कमरे में गए तो वह होश में आ रही थी। उसने धीरे से राजवीर की तरफ देखा। पापा, राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ रिया, पापा यही हैं। 3 हफ्ते बाद रिया अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही थी। राजवीर अब सूट बूट में नहीं बल्कि जीन्स और टी शर्ट में था। उसकी कलाई पर महंगी घड़ी नहीं बल्कि रिया का हाथ था। वे अपने नए घर पहुंचे, एक छोटा सा धूप वाला अपार्टमेंट। ये आलीशान नहीं था पर गर्मजोशी से भरा था। दीवारों पर फफूंद नहीं थी। शाम को चारों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। यह एक सादा खाना था पर उसमें प्यार था। पापा, चलो ड्राइंग बनाते हैं, रिया ने कहा। जमीन पर बैठकर चारों ने एक पारिवारिक तस्वीर बनाई। माँ, पापा, भाई और वह खुद। अधूरी सी ड्राइंग पर उसमें खुशी झलक रही थी। रात में जब बच्चे सो गए, राजवीर और प्रिया सोफे पर बैठे थे। शुक्रिया, प्रिया ने धीरे से कहा। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, राजवीर ने कहा। मुझे एक और मौका देने के लिए। राजवीर को एहसास हुआ कि असली सफलता क्या है। ये ऊंचा पद या बहुत सारा पैसा नहीं था। सफलता ये पल था। परिवार के साथ होना, बच्चों की हंसी और एक साथ बैठकर खाना। सफलता की असली जगह प्यार की जगह थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। हम आपके लिए खुशियों की कामना करते हैं।